वेलकम, नमस्कार, वणक्कम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक बार एक नए बढ़िया वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक जापानीज मेथड के बारे में जिससे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं अप टू 35%। पहले महीने से आपको 35% तक आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। मेथड का नाम है काकेबो। काकेबो का मतलब होता है जापानीज में फैमिली फाइनेंस लेजर। तो बेसिकली यहाँ पर आप बजटिंग करते हैं। ये एक नोटबुक होती है या जर्नल होता है जिसके अंदर आप अपने बजटिंग के बारे में लिखते हैं। इसको सबसे पहली बार जापान में एक जर्नलिस्ट ने लिखा था 1904 में, हानीमोटो को उनका नाम था। और उसके बाद 2018 में काकेबो के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। ऑथर का नाम है फुमिको चिबा। गूगल पे आपको हानीमोटो को के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। और जो काकेबो के बारे में जो किताब है बाय फुमिको चिबा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो काकेबो कैसे किया जाता है, इसके होते हैं 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है आप महीने के शुरुआत में अपने सेविंग्स के जो टारगेट्स हैं उसको सेट कर देते हैं कि आप कितना सेविंग करना चाहते हैं। दूसरा जो होता है वहां पे एक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है आपके पैसे का कि आप कितना पैसा कहां पे लगाएंगे और उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो ये होता है स्टेप नंबर 2। तो तीसरा होता है हर महीने के एंड में, जहां पे आप रिव्यू करते हैं आपके पूरे महीने के खर्चे, कमाई और आपके बजटिंग जो आपने किया था उसको, और आपने कितना फॉलो किया अपना बजट, उसको आप रिव्यू करते हैं महीने के एंड। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। हम जानेंगे स्टेप 1, 2, 3 के बारे में और आखिर में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत जरूरी है। तो पहला जो स्टेप है वो है आप अपने सेविंग्स के टारगेट को जो है डिसाइड करें। यानी आप महीने के शुरुआत में ही डिसाइड कर लेंगे कि आप इस महीने कितना पैसा सेव करने वाले हैं। वो एक जर्नल में सबसे ऊपर आप लिख देते हैं कि मुझे इतना पैसा सेव करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप आते हैं एक्चुअल चीज पे, जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज पे कितना पैसा अलॉट होगा। तो आप अपने इनकम को पहले लिख लेते हैं। यानी सेविंग्स टारगेट के साथ साथ आपको पहले लिख लेना है अपना इनकम, कि मैं अपने नौकरी से कितना कमाता हूँ, फ्रीलांसिंग से कितना कमाता हूँ, या आपका बिजनेस है तो आप उसमें से कितना कमाते हैं। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं या आपके जॉब के साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपका कोई रेंटल इनकम है, जो भी है वो सारे इनकम स्ट्रीम्स को मिलाकर आप अपना टोटल इनकम वहां पे लिख लेते हैं सेविंग टारगेट के साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उस सारे इनकम को कि हम कौन से चीज के लिए कितना पैसा लगाएंगे। अब इसमें 4 डिविजन्स होते हैं जो आपको करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहला होता है नीड्स, दूसरा होता है वांट्स, तीसरा होता है कल्चरल एक्सपेंसेस और चौथा होता है अनएक्सपेक्टेड या इमरजेंसी एक्सपेंसेस। तो नीड्स में आप वो चीजें लिखते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उसमें फिर आपका जो है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पेट्रोल बिल, आपके अगर बच्चे हैं तो उनके स्कूल की फीस, फिर आपके अगर कोई और ईएमआई वगैरह कटते हैं या आपके इंश्योरेंस है या ऐसा कुछ, जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपको लिखने हैं नीड्स में। दूसरा जो सेक्शन है वो है वांट्स। वांट्स का मतलब है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो नेसेसरी नहीं है लेकिन आप करना चाहेंगे, करना पसंद करेंगे। तो ये चीजें वहां पे आप लिख देंगे। जैसे आपके एंटरटेनमेंट हो गया, या आप अगर कोई छोटी मोटी पिकनिक या ट्रिप करना चाहते हैं या पार्टी करना चाहते हैं या आप आउटिंग करना चाहते हैं, खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं या ऐसा कुछ जिसमें आपका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऐसी चीजें जो आप करना पसंद करें, तो वांट्स, ये दूसरा सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन होता है कल्चर। कल्चर का मतलब है आप जो भी अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, या आप गुरुद्वारे जाते हैं वहां पे दसवंत चढ़ाते हैं, या आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कोई भी कल्चरल एक्सपेंस आप करते हैं। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी का कोई सब्सक्रिप्शन आपने लिया है तो वो भी कल्चरल एक्सपेंसेस में आता है। साथ साथ में अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं अगर, तो वो भी कल्चरल एक्सपेंस में ही आएगा। तो कल्चरल या रिलीजियस एक्सपेंसेस जो है वो थर्ड होते हैं, तीसरे सेक्शन में आपको लिखने होते हैं। और चौथा होता है इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज का मतलब है कि आप अगर कोई बीमार पड़ गए, या आपको किसी रिश्तेदार के फंक्शन में जाना पड़ गया, या किसी रिश्तेदार की अगर डेथ हो जाती है और आपको अचानक वहां जाना पड़ता है, या कोई बीमार पड़ जाता है आपको वहां ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या आपकी कोई इक्विपमेंट है घर में कोई रिपेयर आ जाता है उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, या आपके कार से रिलेटेड कोई रिपेयर आ
जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सोसाइटी या ऑफिस में कोई ऐसा डोनेशन ड्राइव या कोई आप कह सकते हैं फेस्टिवल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए पैसा देना पड़ गया। जो भी है, इमरजेंसीज या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए चौथा पार्ट आपको मेंटेन करना होता है। तो ये होता है स्टेप नंबर 2 के अंदर ये डिविजन होते हैं और उसका ये क्राइटेरिया होता है। और तीसरा जो पार्ट मैंने कहा वहां पे होता है रिव्यू, जो मंथ के एंड में होता है। हर महीने के एंड में आप बैठते हैं, देखते हैं कि आपने कितना सेविंग्स टारगेट रखा था और आपने जो अलॉटमेंट किया था नीड्स, वांट्स, कल्चर और अनएक्सपेक्टेड के हिसाब से, तो वो बजट आपने कितना फॉलो किया, आपने कहां पे गलतियां की, उन गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे, इन सारी चीजों के बारे में रिव्यू होगा हर महीने के एंड में। और फिर उसके बेसिस पे अगले महीने की स्ट्रैटेजी बनेगी। तो इस तरीके से होता है काकेबो मेथड। अब आते हैं बोनस टिप पे। बोनस टिप जो है उसमें मैं ये कहूंगा कि काकेबो में एक बेसिक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सेविंग्स का आप टारगेट रखो, फिर आप ये सारे एक्सपेंडिचर के तरीके उन्होंने बताया, नीड्स, वांट्स, कल्चर और इमरजेंसीज, और उसके बाद ये रिव्यू करो कि सेविंग्स हुआ या नहीं हुआ। यानी कि वो पहले पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं और सेविंग सबसे आखिरी में करने की बात कर रहे हैं। टारगेट पहले रख रहे हैं लेकिन आखिर में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें हमने ये चीज समझी कि अगर आप सेविंग सबसे आखिर में करते हैं तो कभी भी आप पैसे सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से खर्चे आ ही जाएंगे और वो पैसे खत्म हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को अगर कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको इसमें से मिलेंगे। सबसे पहले जैसे ही इनकम आपकी आती है कोई भी, तो उसमें से आपको सेविंग्स का जो भी आपका टारगेट है 10, 20%, 30%, वो सब आप पहले ही बाजू में हटा लोगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मुझे कितना सेविंग्स का टारगेट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं कि मैं 70%, 80%, 90% सेव करूंगा या करूंगी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो इसको मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं। पहला उनके लिए जो मैरिड हैं, जिनके लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और दूसरे वो लोग जिनके ऊपर कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो सिंगल हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, या जिनके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो इन दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग बताना पड़ेगा। तो जैसे आप अगर मैरिड हैं, आपके ऊपर रेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपके ऊपर बेसिकली बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या आपके फैमिली के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं। तो उस केस में आप जो है अपना सेविंग्स बिल्कुल रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। अगर आप 50,000 से कम कमाते हैं तो आपका सेविंग जो है हर महीना 10% या 15% के बीच में ही हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि बाकी का पैसा आपके बहुत सारे बाकी के खर्चे होंगे, EMIs होंगे, कोई डेट होंगे, उसको चुकाने में भी लगाना होगा। तो 10 से 15% का ही आपको टारगेट रखना चाहिए। 50,000 से आगे 1 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो शायद आप 20 से 25% तक सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आप हो सकता है 30-35% तक भी सेव कर सकें। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप सिंगल हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है फाइनेंशियली अपने फैमिली की, और आपके ऊपर कोई भी जो है रेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, आपको कोई भी आपका डेट नहीं है, तो उस केस में आप जो है 50,000 अगर कमाते हैं तो आप ऑलरेडी 30% तक सेव कर सकते हैं, या उससे ज्यादा भी शायद सेव कर सकते हैं। तो अगर आप 50,000 या 1 लाख के बीच में कमाते हैं तो आप अप टू 40% भी सेव कर सकते हैं, 40-45% तक सेव कर सकते हैं। और 1 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आप 50-60% भी सेव कर सकते हैं। तो जो सिंगल हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि अभी तक आपके पास जो है किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, रेंट या कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर नहीं है। तो अभी ये सही टाइम है ज्यादा से ज्यादा सेव करने का। तो आप इस तरीके से सेविंग्स टारगेट को रखेंगे, रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके पास पूरी की पूरी एक लिस्ट है लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और आप टारगेट रख रहे हैं सेविंग का 70% या ऐसा कुछ, तो बिल्कुल भी आप फेल ही होने वाले हैं। पहले दिन से आप फेल हैं, ये निश्चित है। तो हमेशा रियलिस्टिक गोल्स रखिए और फिर उनको आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए ये स्ट्रैटेजी आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए और काकेबो का इस्तेमाल करके अपने सेविंग्स को 35 to 40% तक बढ़ाइए। तो जैसे वो बेसिक में कह रहे थे, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में वो कह रहे थे 10% आपको सेव करना है और 20% आपको डेट में देना है, डेट चुकाने के लिए देना है, और बच जाते हैं 70%। तो जो 70% बच जाते हैं, उस 70% के आगे हम ये अप्लाई करेंगे कि उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी नीड्स कितने हैं, उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि वांट्स कितने हैं, और उसमें से कल्चरली आप कितना स्पेंड करेंगे, रिलीजियस एक्सपेंसेस पर कितना स्पेंड करेंगे, और चौथा इमरजेंसीज के लिए आप कितना बाकी रखेंगे।
रखेंगे। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपके डेफिनेटली जो सेविंग टारगेट है वो डेफिनेटली हर महीना आप हिट करेंगे, क्योंकि सेविंग्स आपने पहले ही कर ली। अब उसके बाद जो बात बचती है वो ये है कि जो आपने 4 सेक्शंस करके एक्सपेंसेस को अलॉट किया है उसको आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। किसी भी हालत में अपने डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। दैट्स इट। अगर आप वो कर लेते हैं तो हर महीना आपका सेविंग्स जो है वो इम्पेकेबल रहेगा, सेविंग्स रिकॉर्ड इम्पेकेबल रहेगा। तो आपको इस तरीके से अगर दोनों को कंबाइन करके आप ककेबो का इस्तेमाल करते हैं तो ककेबो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ककेबो इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू डू योर सेविंग्स एंड फाइनेंशियल बजटिंग। तो इसको आप अगर करना चाहते हैं तो ककेबो के स्पेशल जर्नल्स आते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें ऑलरेडी सारे सेक्शंस बने हुए होते हैं, आपको उन सेक्शंस में बस भरना होता है जो भी आपकी चीजें हैं वो। तो आप उस तरह के जर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप कोई भी एक नॉर्मल प्लेन नोटबुक ले सकते हैं, उसको खुद लाइंस वगैरह बनाकर बॉक्सेस में डिवाइड करके ककेबो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर आप करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आप अप टू 35% अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और इसीलिए ये एक एफिशिएंट मेथड है और इसको जापानीज लोग बहुत सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो बुक है ककेबो की, उसके लिंक मैंने जैसा कहा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ककेबो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइए मुझे कमेंट्स करके, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।